Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to talk about the topic Beyond Borders Across Boundaries. Before explaining the summary of the topic, let me first provide you a quick background and I can assure you if you understand that background, you will easily be able to understand the entire summary of the topic. So without any further ado, let's get started. देखिए मैं आपको समरी फॉर्मेट में मतलब समरी नहीं सॉरी स्टोरी फॉर्मेट में बताऊंगी, तो आप एक कहानी की तरह मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा. आपको अगर वो स्टोरी समझ में आ गई तो आपको इंटायर समरी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी. देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो टॉपिक है ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री from SAARC. SAARC full form is South Asian Association for Regional Cooperation. Okay, South Asian Association for Regional Cooperation. तो ये थोड़ा सा आप लोग लर्न कर लीजिए. आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री फ्रॉम सार्क विच मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अब देखिए मैं आपको स्टोरी की स्टार्टिंग बताती हूँ. देखिए साउथ एशिया में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. एशिया एक कॉन्टिनेंट है और साउथ एशिया जो नीचे की साइड है वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. ठीक है ना, मेनी डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. और उन डिफरेंट कंट्रीज में डाइवर्स कल्चर्स है. डाइवर्स मतलब वैरायटी है कल्चर्स में, डाइवर्स कल्चर्स हैं. और दो तरीके की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. एक तो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी और दूसरी है कल्चरल आइडेंटिटी. एक है पॉलिटिकल आइडेंटिटी और दूसरी कौन सी है? कल्चरल आइडेंटिटी. कल्चरल आइडेंटिटी. ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब कोई किसी पार्टी को फॉलो करता है, कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है. तो डिफरेंट हर एक बंदे की अपनी अलग एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, या फिर एक ग्रुप की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग है. और कल्चरल आइडेंटिटी मतलब सबका सेम कल्चर नहीं हो सकता, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है सबके. ये तो हो गया थोड़ा सा क्या कि साउथ एशिया में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डाइवर्स कल्चर्स है, लोगों की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट है. उसके बाद क्या होता है, एक वाइज मैन, बहुत ही समझदार व्यक्ति जिसका नाम है अनंता मूर्ति, वो इंट्रोड्यूस होता है. उसने एक चीज़ नोटिस की. उसने क्या एक चीज़ उसने नोटिस की. क्या उसने नोटिस किया कि लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि मतलब लोग आपस में कैसे बात करते हैं, उस चीज़ में क्या यूनिकनेस है, उसको नोटिस किया. तो उसने बोला कि जो कम्युनिकेशन है, जो लोग हैं वो 3 टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं. एक तो जो घर पे बोलते हैं, लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन एट होम. एक हो गया जो सड़कों पे बोलते हैं, स्ट्रीट्स पे. और जो तीसरी होगी वो थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज है, वो कुछ सर्टेन सेटिंग्स में बोलते हैं कि जैसे आप ऑफिस में हो तो कुछ अलग बोलोगे, या फिर किसी फॉर्मल एटमॉस्फेयर में हो तो अलग बोलोगे. तो फॉर्मल लैंग्वेज जो अलग सेटिंग्स के हिसाब से होती है कि जिस हिसाब के इन्वायरमेंट में हो आप उस वैसे बोलोगे. तो 3 टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं लोग. उसके बाद उसने बोला कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इंसान का रहना मतलब मुमकिन नहीं है कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज अगर जानता हो तो फिर उसके लिए दिक्कत आ सकती है. तो उसने काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस किए, काफ़ी लैंग्वेजेस को जाना. मेनली जो जाना वो था इंग्लिश, कन्नड़ और संस्कृत. ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद क्या होता है कि लिटरेरी फेस्टिवल्स की यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे प्रोग्राम्स या फिर ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे जहाँ पर लोग आके अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज़
और कोई कविता सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई अपनी कोई बात एक्सप्रेस कर रहा है तो बताते थे। तो वो जहाँ पर सारी गैदरिंग होती थी वहाँ पर उसको ऐसे बोलते थे कि लिटरेरी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, मतलब लिटरेचर का कोई त्योहार जैसा है लिटरेरी फेस्टिवल्स। वो ऐसा मान सकते हो कि बिग सेलिब्रेशन है जहाँ पर लोग अपनी स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद एक मेन जो फेस्टिवल है जो यहाँ पर चैप्टर में मेंशन है वो है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। ठीक है, जयपुर का जो लिटरेरी फेस्टिवल था वो बहुत मेन था और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल, इट वाज द बिगेस्ट फ्री लिटरेरी फेस्टिवल। फ्री मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, तो बिगेस्ट फ्री लिटरेरी फेस्टिवल था पूरी दुनिया का। और उसके बाद लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आकर एक साथ अपनी स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में शेयर करते थे, तो जिससे इन फेस्टिवल से ये पता चलता था कि लिटरेचर की कोई सीमा नहीं है। मतलब आपकी जो स्टोरीज है, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, किसी भी आप बैकग्राउंड से आते हो, बियॉन्ड बाउंड्रीज, जैसे टॉपिक का भी नाम है ना, बियॉन्ड बॉर्डर्स अक्रॉस बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज पार करके आप कहीं और से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप एक जगह इकट्ठे होकर लिटरेरी पर्सपेक्टिव से कुछ बात कर रहे हो तो आप मतलब एक माने जाते हो, इकट्ठे हो जाते हो। ठीक है, तो लिटरेचर की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इस बारे में बात हुई है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप पॉइंट्स को ईजिली समझ लेंगे। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऐसे रख दे रही हूँ। उसके बाद देखिए, UR अनंथा मूर्ति, सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन एवरीडे लाइफ, की लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, लैंग्वेज में वैरायटी। तो UR अनंथा मूर्ति एम्फसाइजेज, UR अनंथा मूर्ति जोर देते हैं, किस बात पे जोर देते हैं? द प्रेजेंस ऑफ 3 लैंग्वेजेस, 3 टाइप की लैंग्वेज, एक होम लैंग्वेज, स्ट्रीट लैंग्वेज या अपस्टेयर्स लैंग्वेज। अपस्टेयर्स मतलब वही फॉर्मल लैंग्वेज, आप इसकी जगह अगर आपको अपस्टेयर्स थोड़ा अजीब लग रहा है तो फॉर्मल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। Living in multiple languages such as English, Kannada and Sanskrit, embracing translations as integral aspects of one's identity। तो अब मतलब अनंत मूर्ति ने कहा कि कोई भी इंसान एक लैंग्वेज में नहीं रह सकता, मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसको मतलब पता होना चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एम्ब्रेसिंग ट्रांसलेशंस एज इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस आइडेंटिटी। तो जो ट्रांसलेशन है वो किसी की भी आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है। इंटीग्रल मतलब फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, मतलब उसको हर एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट करना, हर एक नहीं लेकिन 4-5 लैंग्वेजेस का ज्ञान उसको होना चाहिए। फिर लिटरेरी फेस्टिवल्स एज कल्चरल नेक्सस, तो ओवर 70 लिटरेरी फेस्टिवल्स इन साउथ एशिया ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में 70 से भी ज़्यादा लिटरेरी फेस्टिवल्स हुए साउथ एशिया में। द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्री लिटरेचर फेस्टिवल था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। सर्व्स एज अ मॉडल फॉर मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सेलिब्रेशन, तो वो जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल था वो एक तरह से मॉडल था मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सेलिब्रेशंस के लिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल था कि हाँ, लिटरेचर को हम लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में सेलिब्रेट कर सकते हैं, लिटरेरी बातें कर सकते हैं। देन लिटरेरी फेस्टिवल्स अक्रॉस सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, काठमांडू, टाइम्फू, गाले, यांगून। अगर ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो ये 2-3 कंट्रीज आप हटा भी सकते हैं, इजी वाली कोई भी कर लें। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, फॉस्टरिंग कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो यहाँ पर भी ये जितनी भी सिटीज़ के नाम लिखे हैं यहाँ पर भी लिटरेरी फेस्टिवल्स होते रहते थे। देन चैलेंजिंग क्लास एंड कम्युनिटी डिवाइड्स। लिटरेरी फेस्टिवल्स बिकम प्लेटफॉर्म्स दैट ट्रांसेंड क्लास एंड कम्युनिटी डिविजन्स इन साउथ एशिया। तो जो लिटरेरी देखिए यहाँ पर ऊपर एक वर्ड है ना, फॉस्टरिंग कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो फॉस्टरिंग का मतलब मैंने बताया नहीं, फॉस्टरिंग का मतलब कि किसी चीज़ का डेवलपमेंट इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज नहीं, एनकरेज करना। तो एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज फॉस्टरिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजिंग क्लास एंड कम्युनिटी डिवाइड्स। तो लिटरेरी जो फेस्टिवल्स हैं बिकम प्लेटफॉर्म्स दैट ट्रांसेंड क्लास एंड कम्युनिटी डिविजन्स इन साउथ एशिया। मतलब जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म बन गए जिससे कि क्लास और कम्युनिटी ट्रांसेंड मतलब बियॉन्ड क्लास एंड कम्युनिटी, मतलब उसके परे आपकी क्या क्लास है, क्या कम्युनिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास एंड कम्युनिटी के भी आगे चल के वो फेस्टिवल्स आए। मतलब क्लास और कम्युनिटी से कोई फ़र्क नहीं, आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप आके अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उससे बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हटी थी। एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी थ्रू इमर्जिंग नैरेटिव्स इन सिनेमा, विजुअल आर्ट्स एंड लिटरेचर। तो हर एक चीज़ में मॉडर्निटी दिखी, मतलब भले ही वो सिनेमा हो, विजुअल आर्ट्स हो
और लिटरेचर हो। नरेटिव मतलब आप समझते हैं ना कि जैसे किसी भी चीज़ को नरेट करके एक्सप्रेस करना हो, तो उसी बात है। देन नेक्स्ट इज नेविगेटिंग मॉडर्निटी इन आर्ट्स। लिटरेरी फेस्टिवल रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग नैरेटिव्स इन सिनेमा, विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स। तो सेम पॉइंट हो गया। अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस फेस बाय राइटर्स एंड थिंकर्स हु आर परसिक्यूटेड फॉर देयर थॉट्स एंड राइटिंग्स। और ये जो लिटरेरी फेस्टिवल्स थे वो एक तरह से एक रिस्पॉन्स था, मतलब एक जवाब था वो वाले राइटर्स और थिंकर्स को जिनको चैलेंज फेस करना पड़ता था, क्योंकि उनके थॉट्स और राइटिंग्स थोड़े डिफरेंट थे, तो सब समझ नहीं सकते थे। तो परसिक्यूटेड मतलब होता है कि उनके साथ थोड़ा सा इल ट्रीटमेंट हो रहा था, गलत व्यवहार हो रहा था उनके साथ, क्योंकि क्या पता वो किसी ऐसे रिलीजन से आते हो या ऐसा उनका बैकग्राउंड हो, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, मतलब कोई लड़का है या लड़की है, इस वजह से भी परसिक्यूशन हो सकता है। तो इल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड मेनी अदर्स फैक्टर्स, या आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसको परसिक्यूशन कहते हैं। तो जो राइटर्स या फिर थिंकर्स जिनको परसिक्यूशन फेस करना पड़ता था अपनी थॉट्स और राइटिंग की वजह से, परसिक्यूशन फेस करना मतलब जिनके साथ गलत व्यवहार होता था क्योंकि वो कुछ ऐसा उन्होंने लिख दिया या उनकी बात लोगों को समझ नहीं आई या फिर उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, तो उस बारे में भी थोड़ी सी बात हुई है यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म्स फॉर लिटरेरी एक्सप्रेशन। इन एन एनवायरनमेंट वेयर राइटर्स एंड थिंकर्स फेस परसिक्यूशन, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर राइटर्स और थिंकर्स के साथ गलत होता था, परसिक्यूशन फेस करते थे, लिटरेरी फेस्टिवल सर्व एज वाइटल प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर जो लिटरेरी फेस्टिवल्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरफ रोल प्ले करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई परसिक्यूट नहीं कर पाता था कि आप इस कम्युनिटी से हो या इस क्लास से हो, आप अपनी बात आपको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। नो, वहाँ पर आप कुछ भी, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी क्लास से हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। The festivals bear witness to the new roots and wings of literary experiences, symbolizing resilience in the face of adversity across South Asia. ये जो फेस्टिवल्स थे इन्होंने विटनेस किया, मतलब ये एक प्रूफ, विटनेस आप समझते हो ना, एक सबूत है, टू द न्यू रूट्स एंड विंग्स ऑफ लिटरेरी एक्सपीरियंसेस। जो लिटरेरी एक्सपीरियंसेस के, मतलब लिटरेरी एक्सपीरियंसेस को एक नए पंख लग गए इनसे, इन फेस्टिवल से लोग अपनी लिटरेचर को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे थे, तो लिटरेचर को नए पंख लग गए, विंग्स लग गए। सिम्बलाइजिंग रेजिलियंस, जो कि रेजिलियंस को सिम्बलाइज करता है कि रेजिलियंस मतलब आप डिफ़िकल्ट टाइम पे भी कैसे खड़े हो सकते हो। तो जो राइटर्स उस समय परसिक्यूशन फेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो डिफ़िकल्ट टाइम पे भी अपनी बात कहने को, मतलब कह पा रहे थे, तो रेजिलियंस सिम्बलाइज हुआ एक तरह से इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी अक्रॉस साउथ एशिया। कब के टाइम पे रेजिलियंस दिखा? जब साउथ एशिया में एडवर्सिटी का फेस था। एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्टी का फेस था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक एक्चुअली पूरे यूट्यूब में किसी ने इस पे वीडियो नहीं बनाया, ये थोड़ा टफ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, तो शायद, और थोड़ा न्यू भी है, तो इसीलिए इसके ऊपर अभी किसी ने वीडियो नहीं बनाया। आई थिंक मेरा ही पहला है। तो अगर आपको पसंद आया मेरा एक्सप्लेनेशन और मैंने जो भी समझाया, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।